नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज बीजेपी की हरियाणा की दूसरी लिस्ट निकली है और एक चीज जिसको कि बहुत कम लोगों ने शायद पढ़ा होगा, परखा होगा कि उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिनका रिकमेंडेशन आरएसएस की तरफ से आया है। अब अगर लोकसभा के चुनाव आप याद करें तो लोकसभा के चुनाव में आरएसएस ने अपना हाथ खींच लिया था और ये ही एक बड़ी वजह थी। कई कारणों में ये एक बड़ी वजह मानी जाती थी कि आरएसएस ने मोदी जी का साथ लोकसभा के चुनाव में नहीं दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी हरियाणा के चुनाव से पल्ला झाड़ चुके हैं और ये पूरी कमान अब आरएसएस के हाथ में आ गई है। अब हाल के कमेंट्स आप देखिए। अभी जैसे 2-3 दिन पहले की बात है कि मोहन भागवत ने ये कहा था कि भाई भगवान कौन है, अपने मुंह से कोई क्यों बोले और लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि भगवान कौन है। और ठीक 2 दिन बाद देखिए ये खबर आती है कि हरियाणा की जो दूसरी लिस्ट है उसमें कई ऐसे नाम हैं जिनका रिकमेंडेशन आरएसएस ने दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आरएसएस फिर से सक्रिय हो गया है? आरएसएस के सक्रिय होने के मायने क्या है? क्या मोदी जी ने और अमित शाह ने पल्ला झाड़ लिया है, उनको अब कोई लेना देना नहीं है? और क्या ये पूरी कमान अब हरियाणा के चुनाव की आरएसएस के हाथ में है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर जगदीप सिंह सिंधु जुड़ रहे हैं और हरियाणा पर जिनकी बहुत पैनी नजर है। जगदीप जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और किस तरह से आप इस लिस्ट को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिनका रिकमेंडेशन आरएसएस ने दिया है? जी। नीरू जी, आज अपेक्षित थी दूसरी लिस्ट आनी भारतीय जनता पार्टी की और इसका इंतजार भी था। और भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट के बाद जिस प्रकार से लोगों में एक अशांति थी, एक अविश्वास था, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा जरूरी था कि इसको समय से ये लिस्ट निकाल दी जाए। और आज जो लिस्ट आई है, बचे हुए विधायक, जो बचे हुए उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, तो उसको देखने से लगता है कि अब की बार जो लिस्ट है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की आपसी भीतरी रस्साकशी है वो सामने आ रही है। इसमें एक खास बात देखने में आ रही है कि 3 सीटें यहाँ रोक दी गई हैं और वो 3 सीटें रोकी गई हैं एनआईटी फरीदाबाद, जहां से कृष्ण पाल गुर्जर के बेटे के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी जो रोकी है वो महेंद्रगढ़ की सीट है, जहां पे दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के रामविलास शर्मा, जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अभी तक उनकी टिकट डिक्लेयर नहीं की गई। और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा अगर चेहरा है, सबसे पुराना चेहरा है तो रामविलास शर्मा है। उसके बाद तीसरी सीट है जो सिरसा शहर की है, जहां ये बात हो रही थी कि गोपाल कांडा के साथ उनका कोई तालमेल बन सकता है। और गोपाल कांडा को ये कहा गया था कि वो अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और उनका ऐसा ये माना जा रहा है कि गोपाल कांडा वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो भी असमंजस की स्थिति है। उसके अलावा जो अभी घोषित की गई है सीटें, उनमें अगर हम कहें तो कुछ ऐसे रिकमेंडेशन या ऐसी फीडबैक जो आरएसएस के द्वारा दी गई और उनके लिए जिनके पक्ष में कहा गया, वो ऐसे चेहरे इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। और जिनके बारे में संघ के जो स्थानीय लोग हैं, जो उनकी जो रिकमेंडेशंस थी, उन वो जो नाखुश थे और उनकी जो फीडबैक थी, उन पे कई नाम कटे हैं, जिसमें से 7 विधायक उसमें से काट दिए गए। 7 लोगों के नाम कटे हैं और उनमें ये कहा जा सकता है कि दो बड़े नाम हैं, जिनमें डॉक्टर बनवारी लाल जो पहले मंत्री रहे, और उसके अलावा जो रजावत हैं, वो भी जिनको के बारे में कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत को अच्छा सहयोग वो नहीं दे पाए थे पटौदी सीट से। और उसके अलावा जो लोग ऐसे हैं जिनमें रिकमेंडेशन हुई है, तो उनमें ये माना जाता है कि जुलाना से जो कैप्टन योगेश बैरागी को विनेश फोगाट के सामने लाया गया है। इसी प्रकार विमला चौधरी को एक टिकट दिया गया है, जिसको पिछली बार मनोहर लाल, अब की बार भी बल्कि मनोहर लाल खट्टर बहुत विरोध कर रहे थे उसका, लेकिन उनको टिकट दे दिया गया। इसी प्रकार से
राव इंद्रजीत के कहने पे कुछ 2 लोग हैं जिनके टिकट काट दिए गए, उन्हीं के क्षेत्र में, जो मैंने डॉक्टर बनवारी लाल और रजावत बताया। और इसके अलावा अगर कहें तो जीटी रोड बेल्ट पे अगर सोनीपत से हम आगे बढ़े अम्बाला की तरफ, तो इस रोड पे भी, इस जीटी रोड बेल्ट पे सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बाड़ोली, जो अभी लोकसभा चुनाव भी लड़े थे। उनकी भी इच्छा थी, लेकिन क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये एक उनको एक्सक्यूज दे के टिकट नहीं दिया। एक चीज वो, ये तो चीजें काफी एविडेंट हो रही है जो आप बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब पहली लिस्ट आई थी तब ऐसी चीज को लेकर कोई चर्चा नहीं थी कि आरएसएस बहुत ज्यादा सक्रिय हो रहा है, लेकिन दूसरी लिस्ट आते आते अगर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आरएसएस बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है, आप इसको क्या कहेंगे कि क्या बीजेपी को ये समझ में आ गया कि अब अगर मोदी जी और शाह साहब के भरोसे चुनाव लड़ा जाएगा तो एक सम्मानजनक हार भी नहीं हम देख सकते, तो इसलिए क्या आरएसएस को अब सामने लाया जा रहा है और इसलिए आरएसएस के भरोसे अब ये चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए नीलू जी, ऐसा लग रहा है कि जो वर्तमान परिस्थितियों का आकलन और समीक्षा करने के बाद संघ ने जिस तरह से एक पहल की है, उसमें ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को संघ अब दोबारा से कहीं डिक्टेट करने लगा है, जो संघ ने अभी तक उनको एक तरह से खुला हाथ दिया हुआ था अपने तरीके से राजनीति करने का और अपने तरीके से सरकार बनाने का। तो जो उनके पास रिपोर्ट्स पहुंची हैं, उसके बाद से ये जो संघ की सक्रियता है और उनके ही जो कुछ लोग हैं उनको चुनाव में उतारा जाना, सीधा सीधा ये एक संदेश देता है कि संघ ने जिस तरह से अभी कमान अपने हाथ में ली है हरियाणा के चुनाव को देखते हुए, हो सकता है कि आने वाले अन्य प्रदेशों के चुनाव जैसे महाराष्ट्र और झारखंड है, उसमें भी संघ की दखल उतनी ही गंभीर हो जाए। और यहाँ जो संघ की गंभीरता है इस लिस्ट में देखने में स्पष्ट तौर पे आ रही है। इससे लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी को संघ कोई संकेत देना चाह रहा है, जिससे ये लगता है कि जितनी मेहनत और जितनी उद्देश्य संघ ने बनाया था सत्ता को प्राप्त करने का, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और प्रदेश का शासन जिस तरह से 10 साल तक चल रहा है, उसमें जो कमियां हैं उसको संघ आने वाले समय में बिल्कुल सुधारना चाहेगा या सुधरवाना चाहेगा। ऐसा लगने लगा है कि मोहन भागवत के बयान के बाद, संघ प्रमुख के बयान के बाद, भारतीय जनता पार्टी में कई तरह की ऐसी विसंग जो मतभेद हैं या ऐसी कुछ चीजें हैं, निर्देश हैं जो जारी किए गए हैं और जिनके लिए ऐसा लगता है कि वो निर्देशों का पालन करना अब भारतीय जनता पार्टी के लिए आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि संघ की भूमिका अभी तक के चुनाव में ऐसा देखा जा रहा था कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने छोड़ी हुई थी। आपको याद होगा अभी संघ का जो मंथन एक हुआ है केरला में कुछ दिन पहले, उसके बाद बहुत सी चीजें वहां से भी निकली थी कि किस प्रकार संघ अपनी भूमिका को अब दोबारा सशक्त करने वाला है और किस तरह से संघ अब अपने तरीके से जो नए निर्देश हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जारी करने वाला है। क्योंकि आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव के समय में जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे जेपी नड्डा, उन्होंने एक बयान दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी स्वयं में इतनी सक्षम हो गई है जिसको संघ की आवश्यकता नहीं है। तो ये उसी लिहाज में, उसी कड़ी में इसको जोड़ के देखा जा सकता है कि संघ की सक्रियता होना और संघ का उस तरह से एक अपने आप का एहसास करवाया जाना, ये हरियाणा के चुनाव से शुरुआत होती दिख रही है। जो एक सवाल है कि जो स्थिति इतनी ज्यादा बीजेपी के लिए बिगड़ी हुई है हरियाणा में, तो क्या अब आरएसएस अगर सक्रिय हो जाता है किसी तरीके से, तो क्या बीजेपी ये चुनाव निकाल लेगी या फिर बहुत मुश्किल? नहीं, अभी जो जितना डैमेज होना था वो हो चुका और अब बात वही है जो हमने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं बची नहीं है और उनको अपनी एक सम्मानजनक हार को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि संघ ने उस
भी इस चीज को भांप लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हार ना हो और वो एक ऐसे आंकड़े तक पहुंच सके जहां ये माना जा सके कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके बारे में लोगों का विश्वास इतना टूटा नहीं है। देखिए, अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को अगर बुरी हार मिलती है तो इसका जो संदेश है ये पूरे देश की तरफ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे लोगों का विश्वास टूट गया है, क्योंकि हरियाणा में 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी। तो ये शुरुआत ऐसी और जगह ना हो और लोगों का विश्वास उसी प्रकार ठोस बना रहे, तो मुझे लगता है कि संघ ने शायद इस विचार को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कार्रवाई आगे बढ़ाई है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिनाइयां उतनी ही बनी हुई हैं और वो जो सम्मानजनक हार प्राप्त करने के लिए वो जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो अब इस स्थिति को हम क्या माने कि क्या मोदी जी ने हरियाणा के चुनाव से पल्ला झाड़ लिया है और आरएसएस ने कमान संभाल ली? नीरू जी, 14 तारीख को एक रैली प्रस्तावित है कुरुक्षेत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का आगाज किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और ये देखा गया है पहले भी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां भी चुनाव हुए हैं, जिन भी प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, उसमें समय से पहले बहुत तैयारियां की जाती हैं, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए इतना तत्पर रहती थी। लेकिन ये जो चीजें सामने आ रही हैं अभी, ये जो बिंदु सामने आए हैं, पहलू सामने आए हैं, जिसमें कि एक प्रदेश में बड़े नेताओं की रैली समय से पहले ना होना या वो पूरी तैयारी के साथ ना उतरना। दूसरी बात सबसे बड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये घोषणा कर दी जानी चुनाव से पहले कि ये अब के जो चुनाव है ये मुख्यमंत्री का चेहरे नायब सिंह सैनी पे लड़ा जाएगा। ये एक बिल्कुल ही विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी का सामने आया। उसके बाद जिस प्रकार से संघ के कार्यकर्ताओं की एक उदासीनता पहले देखी जा रही थी लोकसभा चुनाव के समय भी और उसके बावजूद भी, और जो उनकी एक नाराजगी प्रशासन से और भारतीय जनता पार्टी के शासन से है, वो उसको भी कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक सामंजस्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ अब लगे हैं, तो ऐसा लगता है। लेकिन अब वो कितनी सफलता पा पाते हैं ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन अब ये आरएसएस के ईगो की बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि अगर मोदी जी ने और शाह साहब ने पल्ला झाड़ लिया है, बीजेपी को ये पता है कि वो हार रही है चुनाव, तो अब ऐसे में आरएसएस अगर बीच दुनिया में कूद चुका है कि भाई इस तरह से बीजेपी की जीत हो जाए, तो ये उसके लिए भी तो एक अग्नि परीक्षा है। जब इतनी चीजें सॉरी, बिगड़ गई हैं दोबारा। नहीं, अगर ये चीजें इतनी बिगड़ गई हैं बीजेपी के लिए, अब आरएसएस अगर सक्रिय हो रहा है तो आरएसएस को कितनी सफलता मिलेगी? देखिए, ये शायद आरएसएस की तरफ से अपनी एक जो कह सकते हैं कि उनकी एक नीति रही होगी और भारतीय जनता पार्टी को संभालने की जो एक उनका पैतृक संगठन है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं भी सत्ता खो रही है या सत्ता प्राप्ति के लिए अगर वो कहीं किसी रास्ते से भटकती है तो आरएसएस की भूमिका वहां सक्रिय हो जाती है और बहुत जोर से होती है। और देखिए, सत्ता की प्राप्ति ही आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हमेशा एक उद्देश्य भी रहा है। तो ये जो एक तरह से अब चुनाव के अंतर्गत इस चुनाव के दौर में जिस तरह की परिस्थितियां प्रशासन के शासन के काल में हुई, उन नीतियों के द्वारा हुई, तो उनमें मूलभूत कुछ बदलाव की आवश्यकता के निर्देश हो सकता है कि संघ के द्वारा और संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके बड़े नेताओं के द्वारा इनको दिए जाएं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। क्योंकि संघ सीधे तौर पे हमें कभी भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में दखल नहीं करता, लेकिन वो नीतियों के तौर पे हमेशा निर्देश जरूर जारी करते रहे हैं। तो अब जो स्थितियां हो गई हैं, जो आपका सवाल था कि जिस प्रकार की स्थितियां हो गई हैं, तो मैं बात बात वही कह रहा हूं कि अब उन स्थितियों को संभालने के लिए संघ की जो भूमिका बन रही है या संघ की जो सक्रियता दिखाई देने लगी है, वो उन भारतीय जनता पार्टी को एक एक सम्मानजनक आंकड़े तक ले जाने की एक कवायद मात्र रह सकती है। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के कुछ ज्यादा परिणाम, सशक्त परिणाम भारतीय जनता पार्टी
या संघ के इस कार्यक्रम के द्वारा या इस योजना के द्वारा आगे प्राप्त किए जा सकेंगे। लेकिन हो सकता है कि हरियाणा के इस एक उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो जो अन्य 2 राज्य हैं, जिसमें महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, जिसमें झारखंड बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, जिनके अगले ही महीने चुनाव होने तय हैं, तो हो सकता है कि वहां के लिए ये पहले से तैयारी की जा रही हो। हरियाणा तो चलो अगर मान लिया जाए कि एक छोटा स्टेट है, केवल 10 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन 14 लोकसभा सीटें झारखंड की हैं और 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र की हैं, तो एक बड़ा चंक है। और वो पूरा का पूरा हिंदी हार्टलैंड और जो भारतीय जनता पार्टी का एक जिसको कह लीजिए कि पूरा एक वर्चस्व उस इलाके में है, उस क्षेत्र में है, तो मुझे लगता है कि शायद उसको बचाने के लिए अब ये जो क्रिया यहाँ हो रही है और उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को नियंत्रित करने के लिए संघ ने ये कार्रवाई की हो सकती है। तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए अभी तक बहुत ज़्यादा एरोगेंस जो एक पार्टी में नज़र आती थी, उस एरोगेंस को धो दिया है आरएसएस ने और ये बता दिया कि भई आप हमारे बिना चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन आरएसएस के लिए आपको लग रहा है कि कितनी बड़ी चुनौती होगी या केवल आरएसएस इतनी ही कोशिश करेगा कि उनको एक सम्मानजनक हार मिल जाए बस? नीलू जी, आवाज ठीक नहीं आई है, आप एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आरएसएस के लिए भी सम्मानजनक हार कितनी बड़ी चुनौती होगी? जी, यही बड़ी चुनौती है कि एक सम्मानजनक हार इनको प्राप्त हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है, वो उसी प्रकार से आगे बरकरार रहे, क्योंकि ये एक टर्म होगी। हो सकता है कि अब राजनीति है, राजनीति कोई ये तो है नहीं कि उसके बाद विराम लग जाएगा, लेकिन हाँ, जो 10 सालों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनाधार बनाया है, उसको सुरक्षित कितना रख सकते हैं और कितना उसको आगे विस्तार कर सकते हैं या उसमें काम किया जा सकता है। और जो नीतियां इन्होंने 10 साल के शासन में रखी हैं, उन नीतियों की समीक्षा और उनके अवलोकन, आकलन, वो सब इस विपक्ष में रहते हुए और विपक्ष में एक सशक्त भूमिका निभाने के लिए उनको एक अच्छा नंबर भी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में अब जिस प्रकार की स्थितियां हैं उसमें ऐसा लगने लगा है कि शायद कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिल जाए और उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठती है तो उसको विपक्ष में बैठने के लिए उसी प्रकार का एक बड़ा नंबर चाहिएगा जहां वो सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा सके। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ का शायद अब यही उद्देश्य है कि एक सशक्त विपक्ष के तौर पे ही वो वहां मौजूद रह सके। तो कुल मिलाकर ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि क्या अब मोदी जी के पर को काट दिया है आरएसएस ने? तो आरएसएस ने मोदी जी के पर को काट दिया? देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था, अब की बार 400 पार, अब उस नारे का जिस प्रकार से लोगों ने डिकोड किया और खास तौर पे जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, जिनको दलित वर्ग बोला जाता है, उनमें जो आशंकाएं पैदा हुई, उनमें जो एक संदेह बना, और उसकी वजह से वो दलित वर्ग जो अपनी हिंदुत्व की पहचान लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में बड़े सशक्त रूप से खड़ा था, वो जिस प्रकार से छिटक के और विपक्षी कांग्रेस के पाले में चला गया, तो ये एक बहुत गंभीर चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है और संघ के लिए भी है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो ये एक जो प्रचार किया गया था और उसमें अप्रत्याशित सफलता मिलना तो दूर की बात है, लेकिन एक एक जिसको कह लीजिए कि पूर्ण बहुमत तक भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई और अब बैसाखियों के सहारे उनको अपनी सरकार बनानी पड़ी। और उस टाइम में भी जब विपक्ष, देश का विपक्ष इतना सशक्त हो गया है और उनके दबाव के कारण कई निर्णयों में परिवर्तन करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के स्तर पे, तो लगता ऐसे है कि बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा के रूप में हो सकते थे, उन पे भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ रहा है। तो
निश्चित तौर पे संघ का बहुत ज्यादा इस पे ध्यान होगा और उसकी चिंताएं भी उतनी ही गंभीर होंगी। और ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से एक एकाधिकारवाद के तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाने की कोशिश की और अब 10 साल के बाद जिस प्रकार से उनके प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे हैं, तो वो भी हो सकता है कि जो संघ है उसको आंक रहा हो, उसको आकलन कर रहा हो निरंतर। और उस उन सब पहलुओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का जो एक सत्ता को लाने में, सत्ता को स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक करिश्मा था, वो एक जी, तरह से अब धूमिल हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि उस तरीके से भी अब बहुत कमजोर हो गई है और संघ उन चीजों को देखते हुए कुछ और निर्णय कर सकता हो। और जो स्थितियां भारत की अभी हैं और जिस प्रकार से ये खबरें भी आ रही हैं कि जो घटक दल हैं उनमें बिहार के जो जेडीयू है उनमें जो रस्साकशी चलने लगी है, या जिस प्रकार से आंध्रा से टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हैं, उनको जितना धन की आवश्यकता है या उनको जितना भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, वहां भी उनके संतोष का स्तर अभी पूरा नहीं हुआ। तो कुछ भी संभावनाएं आने वाले समय में हो सकती हैं। तो इन सब पहलुओं और बिंदुओं को देखते हुए ये बहुत से ऐसे बदलाव आने वाले समय में हम भारत की राजनीति में देखेंगे और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में भी देखे जाएंगे। बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जो बीजी, थैंक यू सो मच।